हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं कॉमर्स पेपर टू के कुछ क्वेश्चंस। कॉमर्स पेपर टू के लिए बीई एंड आईबी बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के जून 2025 में आए हुए पीवाईक्यू करने वाले हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर 2025 के लिए टारगेट है और सारे ही क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन होंगे। एक एक ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट आंसर, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डायरेक्ट आंसर्स आपको नहीं पता होता है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। कैसे मैंने अपना जेआरएफ अचीव किया, कौन सी स्ट्रेटेजी से मैं क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ, है ना, एग्जाम में। आप देखिए, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। चलते हैं फटाफट से। आपका ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। अरेंजमेंट ऑफ, अच्छा, इसको इंटरनेशनल सिस्टम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। ये कुछ शायद गड़बड़, हाँ नहीं, एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट, ये एक फ्रेज है। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपको चार चीजें दी हैं: गोल्ड, कमोडिटी, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। सबसे पहली चीज मुझे ये पता रहता है कि फिक्स्ड पहले है और फ्लोटिंग का लेटेस्ट है, तो सी और डी मेरे इस तरीके से आएंगे, तो मुझे पता है। बाकी क्या है? कॉमोडिटी एंड गोल्ड। तो कॉमोडिटी में, कॉमोडिटी स्पाइस स्टैंडर्ड में इन लोगों ने क्या था, गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों को ऐड किया था, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसमें सिर्फ गोल्ड को ही रखा था, है ना। तो ये जो गोल्डन स्टैंडर्ड वाला है ना, अगर आपको पता है तो ये पहले है, सबसे पहला है, अर्लीस्ट है, और इसके बाद फिर बचा ए। तो ये मेरा हो जाता है, तो ये है BACD, जो मेरा सेकंड ऑप्शन बन रहा है। और इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने नेक्स्ट पेज पे रखी हुई है। देखिए, कॉमोडिटी स्पाइस स्टैंडर्ड क्या है? ये अर्लीस्ट सिस्टम है जब वैल्यू ऑफ मनी को आप डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर रखा था या किससे रिलेट करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर से, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर से। आपका दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड, जहाँ थोड़ा डेवलप्ड वर्जन है कॉमोडिटी का ही, कॉमोडिटी स्टैंडर्ड का, जहाँ करेंसी को डायरेक्ट लिंक किया हुआ था स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड के साथ। थर्ड में क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम कहते हैं उसे, ही फिक्स्ड पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, है ना, फिक्स्ड स्टैंडर्ड भी आप कह सकते हैं। तो ये कब आया था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आया था। द सिस्टम इन्वॉल्व फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज विद ऑल प्लैग टू यूएस, मतलब सबको यूएस डॉलर से कनेक्ट करके रखा हुआ था, विच वॉज इटसेल्फ कन्वर्टेबल टू गोल्ड। यूएस डॉलर जो गोल्ड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, लास्ट है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज। फ्लोटिंग एक्सचेंज क्या है? जो आपका मार्केट फोर्स के बेसिस पे डिसाइड हो, जिसके रेट्स, करेंसी के रेट, तो ये वो है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पेस्टल फ्रेमवर्क, विच व्हाट डज एल डिनोट्स। वैसे तो सबको पता होगा कि जो आपका एल है वो लीगल को डिनोट करता है, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट है, उसके दो टाइप है, आपका माइक्रो और मैक्रो। जो माइक्रो को आप इंटरनल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं और मैक्रो को आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। मैक्रो को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो आपका आता है ये पेस्टल वाला, है ना। तो इसमें क्या है? पी आपका हो गया पॉलिटिकल, ई है आपका इकोनॉमिकल, एस है सोशल, टी है टेक्नोलॉजिकल, और एल है आपका लीगल। ये वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाता है। तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए कि माइक्रो में कौन कौन सी चीजें हैं, मैक्रो में कौन सी, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये मैंने जून के 2025 वाला जो पेपर होता है ना, उससे पहले एक मैराथन भी लिया था, और वहां पर भी ये इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज होती है ना, थ्योरीज, उनको एक्सप्लेन किया था, उनके बारे में बताया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इस क्वेश्चन को देख के मुझे सबसे पहले क्या समझ में आता है कि जो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, ये मॉडर्न वाली है, ये मॉडर्न थ्योरी से है। और मर्चेंटाइल कंपैरेटिव, ये हेक्सर, ये हमने पहले पढ़ी है, और पीएलसी हमने बाद में। तो ये मॉडर्न है और ये ओल्ड है या ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो ये मेरे पहले आएंगे और ये मेरा बाद में आएगा। सी तो मेरा सबसे लास्ट में आने वाला है। ठीक है, तो सी मेरा सबसे लास्ट में कहाँ है? यहाँ है। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इस ऑप्शन पे चांस ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे इनका नहीं पता है सीक्वेंस, अदरवाइज आप इनको, ये सब आपका इसी तरीके से है। मर्चेंटाइल थ्योरी है, फिर आपकी ऑब्सोल्यूट एडवांटेज है ना, ऑब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, फिर आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है जो कि बी ऑप्शन है, और फिर लास्ट में हेक्सर रोलिन। ठीक है, इस तरीके से हमने सीक्वेंस में पढ़ा है। बीच में यहाँ पर ऑब्सोल्यूट भी है। ठीक है, अब इनके थोड़ा टाइमिंग का देख लेते हैं, टाइम फ्रेम देख लेते हैं।
जो आपको क्लियर करेगा उस क्वेश्चन के आंसर को। ये जो मर्चेंटलिज्म है वो 16th सेंचुरी से रिलेटेड करता है। ऑब्सोल्यूट 1776 एडम स्मिथ ने दिया था। कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो और 1817। ठीक है। हेक्सेरोलिन थ्योरी आपकी अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, तो ये आपकी ट्रेडिशनल वाली होगी। और मॉडर्न में है ये 3, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, पोर्टर नेशनल कंपीटिटिव एडवांटेज। ये सारी ही थ्योरीज ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी है, इसमें से एक भी थ्योरी नहीं छोड़नी है। इसके लिए आप मैराथन देख सकते हैं, उसमें बताई हुई है। ठीक है, सारी ही थ्योरीज को पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या ये कहती है एब्सोल्यूट एडवांटेज, और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, नोट्स बनाए हुए होने चाहिए। ठीक है, ये थ्योरी सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ही घुमा घुमा के एनटीए पूछता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछे ही जाते हैं कोई ना कोई। नाफ्टा, तो नाफ्टा में कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है ये। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट पहले मैं बता देती हूँ कि इसका जो ईयर है, स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए अगर, तो 1994 है। ठीक है, बाकी इसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 इसके पार्ट है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ए बी सी। ठीक है, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो है ये पेज। इसके अलावा आपको नाफ्टा के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, जो इस पेज पे लिखा है सिर्फ उतना ही नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी। स्टैब्लिशमेंट 1992 में साइन हुआ था। ठीक है, एंड देखिए टुक इफेक्ट ऑन जनवरी 1 1994। ये 2 डेट्स आपको पता होनी चाहिए, 1992 में साइन हुआ और जन 1 1994 में इफेक्ट में आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1 2020 को क्या होता है, इसका नाम चेंज करके कर दिया यूएसएमसीए, जो कि क्या है, यूएस से है यूनाइटेड स्टेट, एम से है मैक्सिको, सी से कनाडा और ए से एग्रीमेंट। इसका नेम चेंज कर दिया गया है। तो सिर्फ आपको नाफ्टा के बारे में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट का फीचर नहीं है, ये बताना है। देखिए, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेस ये होते हैं। स्टैटिक क्या है, एक जैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। डायनामिक है, कभी ऊंच नीच होती रहती है, एनवायरमेंट अलग अलग होते रहता है। ठीक है, एक जैसा हर किसी के लिए नहीं होता। तो स्टैटिक, तो इसका ऐसा कोई इसमें डिफिकल्टियां कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, स्टैटिक है, बस फीचर्स पूछे बिजनेस एनवायरमेंट के, तो ये आपको पता स्टैटिक नहीं होता है, तो ये ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्या लगाना है, ये अभी पढ़े ना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये रीजनल इंटीग्रेशन कहते हैं ना, रीजनल इंटीग्रेशन, इनके ईयर बताने हैं। देखिए, नाफ्टा तो अभी पढ़ा था 1994 होता है। ईयू एक्स्ट्रा हो गया। ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन, ये आपका 1993 होता है। शार्क क्या है, 1985 का है। एशियन क्या है, 1967। तो इनके सबके आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, है ना, मेंबर कंट्री पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म हो गया, स्टैब्लिशमेंट ईयर हो गया ये। तो अब इसको आप देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिए, लोएस्ट से लगाते हैं, एशियन से डी सी बी ए, नीचे से सीक्वेंस है डी सी बी ए, तो ये आपका आंसर थर्ड बन रहा है। ठीक है, वैसे मैंने इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे भी लिखा है इनकी और डेट्स। ये देखिए 1967, सार्क का दिसंबर 8 1985, ईयू का नवंबर 1 1993, नाफ्टा है आपका 1992 में तो साइन हुआ था, लेकिन इफेक्ट में आया 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एफडीआई, एफडीआई के टाइप के बारे में बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं इसके टाइप होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, कॉग्लोमोरेट करके एक है, शायद स्पेलिंग थोड़ा मैं बोल नहीं पा रही, कॉग्लोमोरेट, दूसरा है ब्राउन फील्ड और एक है ग्रीन फील्ड। तो इन सबको मैं पांचों को आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि देखिए एफडीआई क्या होता है, जब आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं उसे एफडीआई कहते हैं, जो कि मोर देन 10% होता है ना, और शेयर्स में भी मतलब पार्टिसिपेशन होता है इक्विटी में। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या होता है, अगर मानिए कि आप कार इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, आप व्हील में डील कर रहे हैं, अभी कार इंडस्ट्री से रिलेटेड व्हील में डील कर रहे हैं, और आप दूसरी कंट्री में भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो कार इंडस्ट्री में ही जाके व्हील में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हील जैसे व्हील टाइप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल है, आप सेम लेवल पर ही एफडीआई कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में है इस तरीके से, जैसे मानिए व्हील बना,
फिर उसके पार्ट्स बने, फिर उनको असेंबल किया, फिर सेल्स हुई, या बाद में कस्टमर केयर हुआ, है ना। तो ये लेवल्स हैं। अब वर्टिकल में क्या होता है, अगर आप व्हील पर हैं, या फिर मानिए व्हील पर ना मान के पार्ट्स पे रख लेते हैं अभी, कि आप कार इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं और पार्ट्स बनाते हैं अलग अलग, ठीक है, पार्ट्स को ही बेचते हैं बस। तो अभी आप या तो पार्ट्स में ही इन्वेस्ट ना करके, दूसरी कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करें, पार्ट्स में ना इन्वेस्ट करके, या तो ऊपर व्हील पे जो पीछे है, मतलब लोअर लेवल है, और आगे सेल्स और कस्टमर सर्विस, आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, किसी में भी, मतलब कार के पार्ट्स बनाते हैं, और अभी आप कार इंडस्ट्री सेम है, बस लेवल अलग है, या तो व्हील में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप मानिए प्रोडक्शन में पार्ट्स में, हाँ तो प्रोडक्शन ले लेते हैं, आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी में भी कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री सेम है, इंडस्ट्री सेम है, इंडस्ट्री हॉरिजॉन्टल में भी सेम है, ये ध्यान रखिएगा। लेवल बदला है वर्टिकल में। कॉग्लोमरेट क्या है, जब आप कार इंडस्ट्री से या सीधा मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ आप जा रहे हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड है, तो वो कॉग्लोमरेट होता है, टाइप ऑफ एफडीआई है, ठीक है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब आप एक एग्जिस्टेड बिजनेस को एक्वायर कर लें, है ना, बिजनेस को एक्वायर कर लें, उसे चला रहे हैं, उसमें आपने पैसे खर्च किए हैं, उसमें इन्वेस्ट किया है, और उस बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो वो आपका ब्राउन फील्ड है। और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जब आप सब कुछ कैसे कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं, सब कुछ न्यू है, सब कुछ क्या है, न्यू है, सब इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ न्यू है। तो यहाँ पर आपसे क्या देखिए क्या बोला है, टाइप ऑफ एफडीआई इंक्लूड ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द कंट्री, सब कुछ न्यू है, तो कहाँ आएगा, ग्रीन फील्ड में आएगा, ठीक है ना। और दूसरा वर्ड फ्रॉम स्क्रैच, ये भी ध्यान रखना है, ये भी कीवर्ड है कि फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। आई थिंक एफडीआई के टाइप्स के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग है लिस्ट वन, लिस्ट सेकेंड, बीओपी बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। बीओपी के करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, तो बीओपी के कैपिटल अकाउंट से आप क्लियर रखिएगा कि उस कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ही आती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो बी का तो हो गया वन, तो बी का वन कहाँ दे रखा है, यहाँ। अगर मैंने इतना भी दिमाग लगा लिया तो मेरा ऑप्शन क्लियर है, क्योंकि बी का वन कहीं और ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं इसी को टिक लगा के आ जाऊंगी। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, करंट अकाउंट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। अब बैलेंसिंग क्या है, एंट्री ऑफ नेट एरर एंड ओमिशन, इनका एरर निकालना, नेट करना, तो नेट का मतलब यहाँ बैलेंसिंग से है ना, तो डी का फोर्थ हो जाएगा, तो ये मेरे सब मैच कर रहे हैं, ए का देखिए सेकंड, थर्ड का थर्ड, तो ये मेरा मैच हो रहा है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देखना है पेपर में। एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, या तो आपको पक्का पता हो या आप अंदाजा लगा सकें, ठीक है। अब देखिए, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वॉलरम टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, वेरिएबल टैरिफ। टैरिफ जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, कोई कस्टमर दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट टैरिफ्स लगाती है, तो उसके टाइप है ये। तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में अगर मैं सब पढ़ूं, तो मानिए मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता स्पेसिफिक क्या है, एड वॉलरम टैरिफ में क्या होता है, नहीं पता, ठीक। मान लीजिए, तो मैंने ये सारे ऑप्शंस पढ़े, तो मैंने लास्ट में ये वाला ऑप्शन देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ एड वॉलरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ, कॉम्बिनेशन बोला है इन दोनों का, तो एड वॉलरम तो होगा नहीं, स्पेसिफिक भी नहीं होगा, और एड वॉलरम भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नाम यहाँ आ रहा है, इसका कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंपाउंड हो सकता है, लेकिन वेरिएबल तो नहीं हो सकता है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि कंपाउंड टैरिफ मेरा यहाँ जा रहा है, ठीक है। बाकी सी का फोर्थ, अब देखिए सी का फोर्थ कहाँ है, सी का फोर्थ सिर्फ इसी में है, इसी से मेरा क्वेश्चन हो गया। बाकी मुझे अगर नहीं आता है तो मैं यही टिक लगा के चली जाऊंगी, मैं इस पे चांस ले सकती हूँ इस तरीके से, अगर मुझे नहीं आता है। अदरवाइज देखिए, एड वॉलरम का क्या है, एड वॉलरम में आपका फिक्स परसेंटेज होता है, जो भी वैल्यू आई है, मानी कोई भी 10% बस बोल दिया कि 10% लगेगा, तो ये एड वॉलरम है। स्पेसिफिक में क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है, अमाउंट पे बात करते हैं, परसेंटेज पे बात नहीं करते, तो ये परसेंटेज है तो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये फिक्स्ड अमाउंट रहता है। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ड्यूटी fixed to bring the price of imported commodity to the level of domestic support price, ठीक है। इसका ये चीज अलग है। तो अभी ए का सेकंड, बी का वन,
तो ए का सेकंड, बी का 1, डी का 3rd, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरीके से मैं इसे रिपीट ही कहूंगी क्योंकि अभी हमने पीछे मैक्रो का पेस्टल पढ़ा था, है ना। अभी इसने क्या पूछा है, नोट द एलिमेंट ऑफ माइक्रो। तो आपको भी बताया था, पी फॉर पॉलिटिकल, ई का इकोनॉमिक, सोशल, टी का टेक्निकल, है ना, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, और एल से लीगल था। तो टेक्नोलॉजिकल जब मेरा मैक्रो का है तो ये यहाँ क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी, तो ये तो मैक्रो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाकी तो है माइक्रो, कस्टमर, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर। ये है दो एनवायरमेंट होते हैं, दो, एक मैक्रो एक माइक्रो। ठीक है, और माइक्रो को आप इंटरनल एनवायरमेंट भी कह सकते हैं और मैक्रो को आप एक्सटर्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर, सप्लायर और कॉम्पिटिटर ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं कंपनी से, और ये टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। तो आई होप इस आपको समझ में आया होगा, ये एलिमेंट माइक्रो का नहीं है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये मैक्रो का पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव पूछे हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसने गेट गेट को रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ ने 1995 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्टेब्लिशमेंट ईयर ये हो गया, मेंबर कंट्री कितने हैं इसके, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और आपके मेंबर कंट्री है 166। ये डब्ल्यूटीओ मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हैं उसको अगर रिप्लेस किया गया है तो उसका क्या नाम था, कब रिप्लेस किया गया, हेडक्वार्टर क्या है, मेंबर कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पढ़िए, टू सेट रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जब इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, है ना, और क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टू सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है तो रूल्स भी सेट करेगा, रिजॉल्व भी करेगा डिस्प्यूट्स को, ट्रेड के डिस्प्यूट्स को। टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट ये रिजॉल्व नहीं करेगा, इसका ट्रेड का काम है, बॉर्डर का काम नहीं है। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएशन, और फोरम भी प्रोवाइड करेगा, कोई नेगोशिएशन अगर ट्रेड लिबरलिज्म से रिलेटेड है तो फोरम भी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी इसका ऑप्शन है। तो अभी क्या हो जाएगा, ए बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन ए बी और डी। बाकी अगले पेज पे मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन रखा है जो सीधा मैंने डब्ल्यूटीओ की पेज से ही उठाया है, ऑफिशियल पेज से। ठीक है, गूगल से नहीं लिया है। तो इसमें देखिए क्या है, मेंबर है 166, जो ये 166 मेंबर हैं वही 98% ट्रेड करते हैं वर्ल्ड का। टोटल 22 ऐसी कंट्रीज हैं जो भी नेगोशिएटिंग मेंबरशिप है, मतलब मेंबरशिप दी नहीं है, नेगोशिएटिंग है या ऑब्जर्वेशन में। लोकेशन क्या है, मतलब कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। एस्टेब्लिशमेंट 1 जन 1995। क्रिएट कैसे हुआ, उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन में ये क्रिएट हुआ था। और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, निगोजी ओकोंजो इवेला, जो भी है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है शायद। और इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डब्ल्यूटीओ का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक, देखिए यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, टू रेज पीपल्स लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आगे क्या है, मेंबर्स का स्टैंडर्ड रेज करना। और क्या ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टिंग एज अ फोरम, जो भी पढ़ा था, ट्रेड लिबरलिज्म और नेगोशिएशन, सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट, रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, बिल्डिंग द ट्रेड कैपेसिटी, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं उनकी कैपेसिटी को भी बिल्ड करना, मतलब उन्हें हेल्प भी करेंगे, कोऑपरेटिंग एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी कोऑपरेट करेंगे ट्रेड से रिलेटेड अगर इन्हें जरूरत पड़ेगी या डेवलपमेंट से रिलेटेड जरूरत पड़ेगी तो ये और ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, डब्ल्यूटीओ। ठीक है ना, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टोटल 11 क्वेश्चन जो आपके आए थे जून 2025 में बीई एंड आईबी से। ठीक है, और भी पीवाईक्यूज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे जो मैंने पहले कराए हुए हैं, और इसी तरीके से कराए हैं कि जेआरएफ आपको कैसे टारगेट करना है, आपको ऑप्शंस को कैसे पढ़ना है,
कैसे किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अभी देखिए सी मेरा एलिमिनेट हुआ, मुझे लगा कि सी एलिमिनेट है यहाँ से, तो सी को देख लीजिए सी कहाँ है, तो ये भी नहीं ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो सिर्फ यही बचता है एलिमिनेशन मेथड। बाकी ऑप्शंस अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको पता चला ना कि ये नहीं होने वाला है। तो ऐसी तरीके से आपको, लेकिन अब ये मुझे कैसे पता है, कोई सपना तो नहीं आया, ऑफ कोर्स मैंने पढ़ी हुई है चीजें इसलिए मुझे पता था। तो पढ़ाई तो रेगुलर करनी ही है, पढ़ाई तो करनी ही है, सारा कुछ पढ़ना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी-कभी क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ये तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछे जाएँ तो बीई एंड आईबी के, जो जून 2025 में पूछे गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन था नहीं जो कोई बच्चा अगर थोड़ा मतलब थोड़ा क्या सब कुछ मतलब जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, वो इसे स्किप करेगा। पॉसिबल ही नहीं था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और ईज़िली ही हो गए। ऐसा कुछ ड्रामेटिक टाइप या एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ नहीं इसमें किया। ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, थोड़ा सपोर्ट होता है। कमेंट्स करिए, कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, ठीक है? वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। जैसा भी हेल्प होगा मैं आपका करूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।